आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्यों हो रही है, कोविड की बढ़ती हुई तीसरी लेयर के बाद क्या क्या एसओपीज लोगों को इख्तियार करने चाहिए और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है और ऑक्सीजन किस तरह बनती है। मेरा नाम है वकास खलीक और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने चला हूँ कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्यों हो रही है और ऑक्सीजन किस तरह से बनती है, कोविड पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट होती है और किस तरह से हम ऑक्सीजन की शॉर्टेज को कम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कोविड की थर्ड वेव इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी हुई है और ये वेव पहली और दूसरी वेव से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। पहली और दूसरी वेव में कोरोना के पेशेंट को पता चल जाता था उसको कोविड हुआ है और वो उसके इलाज कर सकता था, लेकिन ये जो थर्ड लेयर है इस लेयर में कोरोना के पेशेंट को अभी पता भी नहीं चलता कि उसको कोरोना हुआ है, तो उससे पहले ही उसके फेफड़े डैमेज हो चुके होते हैं और ऑक्सीजन की किल्लत आ चुकी होती है। मैं खुद कोविड की थर्ड लेयर का शिकार हो चुका हूँ। मार्च में आई वाज अ कोविड पेशेंट, मुझे डिटेक्ट हुआ और मैंने इसको पूरी सिचुएशन से गुजर चुका हूँ और मुझे अंदाजा है कि कितनी क्यों ये खतरनाक सिचुएशन होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है और किस तरह से ये बनती है। इंसानी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये ऑक्सीजन हमें हवा से मिलती है। तो अक्सर हम ये जानते हैं कि कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को बहुत ज़्यादा जो कोविड क्राइसिस है और उस कोविड क्राइसिस के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा है। इसी तरह पाकिस्तान में बेशुमार जगहों पे ऑक्सीजन की किल्लत का सामना है। तो हम ये तो देखते हैं कि ऑक्सीजन हवा में है, तो इंसान जो कोविड पेशेंट है क्यों नहीं ले पाता ऑक्सीजन को, हवा वाली ऑक्सीजन। तो हम सबसे इसके लिए जानना जरूरी है कि हवा में ऑक्सीजन होती कितनी है। हवा में मौजूद 100% जो हवा होती है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें 78% जो होती है वो नाइट्रोजन होती है और बाकी की परसेंटेज होती है वो ऑक्सीजन की होती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो नॉर्मल इंसान होता है उसको तो ये जो बाकी की जो थोड़ी सी परसेंटेज ऑक्सीजन की होती है ये लेता रहता है, रूटीन में लेता रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो ऑक्सीजन भी लेता है अपने अंदर, नाइट्रोजन भी लेता है। हमारे फेफड़े उसमें से सिर्फ 4 या 5% ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी की सारी गैसेस को वापस फेंक देते हैं। तो ये तो नॉर्मल इंसान होता है, नॉर्मल इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हम आराम से घूम फिर रहे होते हैं रूटीन में, हमें पता भी नहीं होता। लेकिन जो कोविड पेशेंट होता है उसको जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है तो उसे सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन लगाई जाती है। सिलेंडर में जो मौजूद ऑक्सीजन होती है वो 98% या 99% प्योर होती है, मतलब उसके सांस में जो ऑक्सीजन जा रही होती है, क्योंकि उसके फेफड़े कमजोर हो चुके होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो इसी वजह से उसको जो तमाम तर एयर उसके नाक में जा रही होती है, उसके फेफड़ों में जा रही होती है, वो प्योर ऑक्सीजन की दी जाती है। इसी वजह से उसके फेफड़ों को कम एनर्जी लगानी पड़ती है और वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी रिकवर होते हैं। तो इसी वजह से उनको 100% तो नहीं दी जा सकती ऑक्सीजन, बल्कि 98% या 99% प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए दी जाती है, जिसके जरिए उसका ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव किया जाता है। अब क्योंकि पाकिस्तान में थर्ड लेयर इस वक्त भरपूर तरीके से फैल चुकी हुई है, ओवरऑल हर जगह कोरोना के पेशेंट्स हैं, तो इसी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बढ़ चुकी हुई है। पाकिस्तान में थर्ड लेयर से पहले ओवरऑल ऑक्सीजन की डिमांड तकरीबन 500 मीट्रिक टन थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया है और इस प्रोडक्शन को 500 मीट्रिक टन से बढ़ा के 800 मीट्रिक टन कर दिया है। लेकिन इस वक्त भी हम अपनी टोटल प्रोडक्शन का तकरीबन 95% कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब 800 मीट्रिक टन इस वक्त अगर कंज्यूम हो रही है तो 800 मीट्रिक टन ही, तकरीबन 800 नहीं तो तकरीबन 750 मीट्रिक टन तकरीबन इस्तेमाल हो रही है। अगर इसी तरह से कोविड की ये लहर चलती रही तो इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त तकरीबन 2 मई का दिन है, तो अगर इसी तरह से फैलती रही है, अगर कोरोना की लहर फैलती रही तो अगर हम 30 मई तक पाकिस्तान में ऑक्सीजन की शदीद शॉर्टेज भी हो सकती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट इस वक्त तमाम तर एफर्ट्स अपनी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की तरफ लगाए। ऑक्सीजन की प्रोडक्शन 2-3 तरीके से होती है। जो प्योर ऑक्सीजन होती है, जो मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन होती है, वो 99.5% प्योर होती है। ये ऑक्सीजन हवा में से ऑक्सीजन को कलेक्ट करके उसमें से बाकी गैसेस को निकाल के, उसमें से इंप्योरिटीज को निकाल के मेडिकल ग्रेड की, इसको डीकम्पोज करके, इसको लिक्विफाई करके मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन बनाई जाती है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि इस वक्त आजकल न्यूज़ में सुना होगा कि गवर्नमेंट इस वक्त स्टील इंडस्ट्रीज को कह रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बनाए। तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद ऑक्सीजन लोहे में से निकलती है या स्टील इंडस्ट्रीज ऑक्सीजन को जो है वो कुछ करती हैं या उसके जरिए बनता है, ऐसा नहीं होता। बेसिकली स्टील की प्रोडक्शन के दौरान जब स्टील की प्रोडक्शन हो रही होती है तो स्टील का जो हॉट एंड पे मोल्टन स्टील होता है उसके ऊपर से ऑक्सीजन गुजारी जाती है। ये एक उसका आखिरी स्टेज का प्रोसेस होता है जिसके बाद स्टील अपनी फाइनल स्टेज के ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए स्टील इंडस्ट्रीज को अपने पास अपने लोहे को फाइनल शेप में लाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो मोल्टन स्टील के ऊपर से ऑक्सीजन को गुजारते हैं जिसके बाद स्टील फाइनल स्टेज पे आता है। तो इसी वजह से उनके पास ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो स्टील इंडस्ट्रीज बनाती हैं ये तकरीबन 98% प्योर होती है। तो ये बहुत ज़्यादा मेडिकल ग्रेड की तो नहीं होती, लेकिन
आजकल की जो सिचुएशन है, जब ऑक्सीजन की कमी है, तो आजकल सिचुएशन में स्टील इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाली ऑक्सीजन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है इस वक्त पाकिस्तान अपनी ज़्यादातर जो ऑक्सीजन की सप्लाईज है वो लोकल डिमांड, लोकल प्रोडक्शन के जरिए ही पूरी कर रहा है। इसके अलावा इस वक्त जो ज़्यादातर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ हैं वो उनमें जर्मनी और यूएसए वो सबसे नंबर 1 पे हैं, लेकिन जर्मनी और यूएसए इस वक्त अपनी ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, वो अपनी लोकल डिमांड को ही पूरा कर रहे हैं। यूएसए ने बैन लगाया हुआ है इस वक्त ऑक्सीजन की एक्सपोर्ट के ऊपर, इसी तरह से जर्मनी कुछ ममालिक को दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम पाकिस्तान क्योंकि ऑलरेडी एक पुअर कंट्री है, तो हम अपनी लोकल प्रोडक्शन के जरिए ही इससे काम चला रहे हैं। ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी सप्लाई चेन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सप्लाई चेन अगर बेहतर नहीं होगी तो आने वाली जो खतरनाक सिचुएशन है उससे हम निपट नहीं सकते। जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट सप्लाई चेन को भी बेहतर बनाए। जो जो गाड़ियां ऑक्सीजन को कैरी कर रही हैं, अगर उन गाड़ियों को जिस तरह से हम वीआईपी कॉरिडोर बनाते हैं, वीआईपी की मूवमेंट के लिए एक सिग्नल फ्री एरिया बनाते हैं, अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करने के लिए तमाम तर गाड़ियों के लिए भी इस तरह से एक कॉरिडोर बना दें और ट्रैफिक पुलिस को इसके लिए इसमें इन्वॉल्व किया जाए, तो बहुत जल्दी कोविड पेशेंट्स को ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती है। इसमें हमारा रेलवे का सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कोरोना के पेशेंट्स को ऑक्सीजन भिजवाने के लिए ज़रूरी होता है कि ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रखा जाए। ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले जाकर -165 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ता है। ऑक्सीजन जब -165 पे आती है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो किसी भी चीज़ को जब 150 डिग्री से नीचे लेके जाते हैं तो उसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहा जाता है। तो इस ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए क्रायोजेनिक वेसल्स की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर ये स्पेशल वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजन को -165 डिग्री तक लेके रखती हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट वक्त से पहले ये क्रायोजेनिक वेसल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को अपने पास रखे, सो दैट कि आने वाली जो खतरनाक वेव है उससे बचा जा सके। अल्लाह ना करे कि हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया जैसी सिचुएशन में चले जाएं, लेकिन इंडिया में आज से 1-1.5 महीना पहले यही सिचुएशन थी जो पाकिस्तान में थी। ये कर्व बड़ी तेज़ी से ऊपर निकल रही थी, लेकिन इंडियंस ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से पाकिस्तान में भी कर्व बहुत तेज़ी से ऊपर निकल रही है। इस वक्त 2 मई का दिन है। अगर हमने इस सिचुएशन पे कंट्रोल ना किया तो हम भी इंडिया वाली सिचुएशन में जा सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हॉस्पिटल्स और तमाम तर जगहों पे हमारे पास ऑलरेडी तमाम तर चीज़ें 100% फुल कैपेसिटी के ऊपर चल रही हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा SOPs का ख्याल रखें। आपसे गुजारिश ये है कि आप वैक्सीनेशन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो लोग इस वक्त गवर्नमेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन को अवेल कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। ये बहुत सारे लोग जो वैक्सीनेशन को ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि स्मोकर्स हैं और वो स्मोकिंग करते हैं, और सिगरेट की हर डब्बी के ऊपर लिखा होता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन फिर भी ये तंबाकू नोशी करते हैं। ये वो लोग हैं, ऐसी चीज़ तो ज़रूर ले लेते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये मौत का सबब बनेगी, लेकिन एक वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जो जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये ज़िंदगी का सबब बनेगी, उसको ये कहते हैं कि ये मुज़र सेहत है। तो आपसे गुजारिश ये है कि वैक्सीनेशन लगवाएं। कोरोना से बचने के लिए ऑक्सीजन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ही है, लेकिन इसके साथ साथ डेक्सामीथासोन के स्टीरॉयड्स भी हैं। मैंने जब कोविड का शिकार हुआ था मैंने भी डेक्सामीथासोन के स्टीरॉयड्स लगवाए थे। इसके अलावा रेमडेसिविर की इंजेक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो कोरोना के ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स हैं अर्ली डेज़ के अंदर उनको ये इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं। पाकिस्तान में इसकी भी शदीद शॉर्टेज हो रही है। इसके अलावा नेज़ल स्प्रेज हैं जो इस वक्त यूके और कनाडा में भरपूर तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, और यूके और कनाडा में कहा जा रहा है कि इस नेज़ल स्प्रे के 90% बेहतर असरात आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त नेज़ल स्प्रे का इस्तेमाल नहीं हुआ। हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभी तक इसको अलाउ नहीं किया। हालांकि ये बहुत जो है वो लेस साइड इफ़ेक्ट्स वाली चीज़ है, एक ओरल ट्रीटमेंट है। तो आई होप कि आने वाले दिनों में नेज़ल स्प्रेस का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। बाहर से लेने वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं वो कम नुकसान देती हैं, तो ये मेडिसिन से ज़्यादा इसकी लेस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आई होप कि नेज़ल स्प्रेस पाकिस्तान में जब आ जाएंगी तो इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन इस सिलसिले में 2021 में मई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचा के रखें, SOPs का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। जो लोग अभी तक कोविड का शिकार नहीं हुए, अगर वो लोग अपने आप को अगले 30 दिनों में बचा के रखेंगे तो हॉस्पिटल्स पे भी बर्डन कम आएगा, आपके लिए भी ज़िंदगी में तंदुरुस्त रहने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आने वाले 30 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ताल्लुकात कम रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और SOPs का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।